गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हमने पाठ क्रमांक 9 पहले पढ़ चुका है, कुछ मुद्दे पढ़ चुके हैं इसके अंतर्गत। पाठ क्रमांक 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों और उसका निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो पाठ क्रमांक 9 के अंतर्गत हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ है, किस लिए हुआ है, किसके बुनियाद पर हुआ है। यह सब हम कुछ मुद्दों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। हमारे कुछ आगे के मुद्दे रह चुके थे जिसका हम आज शुरुआत करेंगे, उसके आगे के मुद्दे पढ़ेंगे। तो हमने पहला मुद्दा देखा था चेर राज्य और मलयालम भाषा। चेर राज्य के अंतर्गत हमने देखा था कि चेर यह एक राज्य है, केरल का एक राज्य है। चेर नामक महादेवपुरम का राज्य है जो केरल में स्थित है। और मलयालम यह चेर राज्य की भाषा है, वहाँ की लिपि है। मलयालम भाषा के अंतर्गत एक शैली बनवाई गई थी, पर्नावलम शैली। तो यहाँ पर उसकी शैली का उदय हुआ था और यह संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा मिलकर एक लिपि तैयार की गई थी और उस लिपि के अंतर्गत एक ग्रंथ भी लिखा गया था जिसका नाम था तिलकम। तिलकम यह एक ग्रंथ था जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के संदर्भ में लिखा हुआ था। तो यह था चेर और मलयालम भाषा का प्रयोग। उसके बाद में हमने देखा था राजपूत शूरवीरता कि किस प्रकार राजपूत शूरवीरता ने अपने वीरता के कारण राज्य स्थापित किया और अपना वीरता दिखाकर एक योद्धा के रूप में अपना शासन कार्यगत किया। और ब्रिटिश द्वारा राजपूतों को, राजस्थान के राजपूतों को राजपुताना कहलाया गया। मतलब 19वीं सदी में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने राजपूतों को राजपुताना कहा और 8वीं शताब्दी से ही राजपूतों का शासनकाल शुरू हो गया था और इनके पूर्वजों से लेकर उनके पुत्रों तक के, मतलब राजपुताना तक के उनका कार्यकाल चला। उसके बाद भी हमने देखा जगन्नाथपुरी का मंदिर देखा था हमने धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत कि जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ उड़ीसा में स्थित है, जो हर्षवर्धन ने जिसका निश्चय किया था बनाने के लिए और बाद में जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया था। तो यह एक जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। तो इसको लेकर भी उस टाइम के राजा ने किस तरह शासन किया और वे क्या चाहता था और वे उसकी यह मंशा थी कि अगर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर मैं पूरी तरह अपना अधिकार स्थित कर लेता हूँ तो यहाँ की प्रजा मुझे अपना राजा समझेंगे, अपने राजा के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे। तो ये उस राजा की मंशा थी। उसके बाद में हमने देखा था कथक नृत्य। कथक नृत्य यह राजस्थान का नृत्य है। कथक नृत्य हमने मतलब जब मुगलों के दरबारों में भी कथक नृत्य का प्रयोग किया गया। उसके बाद में राजस्थान, लखनऊ, यह सभी जगह कथक नृत्य का प्रयोग किया गया। और आगे चलकर हमारे देश के 5 नृत्य के अंदर इसको भी जगह मिल गई। एक शासक था वाजिद अली, उसके कारण। तो ये हमने 5 मुद्दे देखे थे जिसके पाठ क्रमांक 9 के अंतर्गत क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला मुद्दा था हमारा चेर और मलयालम भाषा। दूसरा मुद्दा था हमारा राजपूतों की शूरवीरता। तीसरा था राज्य परंपरा जिसके अंतर्गत हमने देखा था जगन्नाथपुरी का मंदिर। और हमारा चौथा मुद्दा था कथक नृत्य। अब हम इसके आगे के मुद्दा क्रमांक 5 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 27/11/21। विषय इतिहास। कक्षा
हमारा घटक है संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके अंतर्गत हमने 4 मुद्दे देखा है। मैंने फिर से एक बार आपको बताया है कि अपन ने क्या क्या देखा था पिछले लेक्चर में। हमारा मुद्दा क्रमांक 5 है। बताइए क्या है अपना मुद्दा क्रमांक 5? कौन बताएगा? संरक्षकों के लिए चित्रकला। वेरी गुड। के लिए चित्रकला। लघु चित्र परंपरा। परंपराएं। रक्षकों के लिए चित्रकला। इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं? लघु कथा, लघु परंपराएं, लघु चित्र परंपराएं। रक्षकों क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? आश्रयदाता, संस्थापक। मतलब उस टाइम के संदर्भ और उनके लिए चित्र बनाए गए थे। मतलब उस टाइम प्राचीन काल में जो शासन करते थे, जो आश्रयदाता हुआ करते थे, राज्य के संस्थापक हुआ करते थे, मतलब उनकी प्रजा के रक्षा करने वाले, जो प्रजा का रक्षा करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? संरक्षक, रक्षा करने वाला। तो उनके लिए चित्रकला बनाई गई थी। चित्रकला और लघु चित्र बनाए गए थे। लघु चित्र यानी छोटे आकार के चित्र। उस समय छोटे आकार के चित्र बनाए गए थे और उस टाइम पर ये एक परंपरा चल रही थी। और ये चित्र कैसे बनाए गए थे? यह चित्र जल और रंगों को मिलाकर कपड़े के ऊपर, कागज के ऊपर छोटे छोटे चित्र चित्रित किए गए थे कपड़ों और कागज से। और प्राचीन काल में लघु चित्र पाए गए थे। प्राचीन काल में लघु चित्र पाए गए तो वह ताड़पत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर लिखे हुए थे। ताड़पत्रों पर मतलब एक ताड़पत्र आते हैं कपड़े से, मतलब कपड़े की तरह होता है लेकिन वो थोड़ा सख्त होता है और पन्नी जैसा होता है। तो उसके ऊपर और तख्ते की लकड़ियाँ जो हम स्कूल में यूज करते थे, लकड़ी की तख्तियाँ, एक लकड़ी के टाइप में से चौकुनी इस टाइप से तख्तियाँ हुआ करती थी लकड़ी की। तो इसके ऊपर लघु चित्र बनाए गए। ताड़पत्र और लकड़ी की तख्तियों के ऊपर लघु चित्र बनाए गए और उसके अंदर मतलब राजाओं के लिए प्रशंसा लिखी गई। और जो ये मतलब उनके संरक्षक होते थे, उनके राजा होते थे, तो उनके बारे में उसके अंदर लिखा हुआ होता था कि उन्होंने किस राज्य को जीता, उस राज्य की मतलब उस राज्य के ऊपर कितना कब तक के कार्यकाल किया, क्या कार्यकाल किया और उस समय किसका राज था, कौन से सन में उनका राज्य था और उन्होंने कितने युद्ध किए और क्या क्या जीता, यह सब उस तख्तियों पर चित्रित किया जाता था। और ये संरक्षकों के लिए चित्र किया जाता था। तो ये प्राचीन काल के समय की बात है जहाँ पर लघु चित्र की परंपराएं चल रही थी। सबसे सुंदर चित्र प्राचीन भारत में पाया गया। सबसे सुंदर चित्र कहाँ पाया गया? प्राचीन भारत में। सॉरी, पश्चिम भारत में।
पश्चिम भारत में सबसे सुंदर चित्र पाया गया था। जब लघु लघु चित्र की परंपराएं चल रही थी उस समय की बात है। तो प्राचीन पश्चिम भारत में सबसे सुंदर चित्र पाया गया था लघु चित्र, जो जैन धर्मों को सचित्र बनाने के प्रयोग में भी किया गया, जिसका उपयोग कहाँ किया गया? जैन धर्मों के ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए, सचित्र मतलब सजाने के लिए, उसको और भी आकर्षक बनाने के लिए लघु चित्रों का प्रयोग किया गया था जैन धर्मों के ग्रंथों के लिए। सॉरी। तो ये लघु चित्र का प्रयोग जैन धर्म के ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए किया गया था। उसके बाद में मुगल काल के कुछ बादशाह थे जिन्होंने चित्रकारी को रक्षण किया। जो चित्रकार मतलब चित्र करते थे ना, जो लोग चित्र बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चित्रकार। और उनकी चित्रकारी को मुगलों के बादशाहों ने संरक्षण किया, उनकी रक्षा किया, उनकी रक्षा का दावा किया। और उस जो मुगल बादशाह थे उनके अंदर कौन कौन था? बादशाह जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर, शाहजहां। मुगल बादशाह थे जहांगीर और शाहजहां, जिन्होंने चित्रकारी को संरक्षण किया था। और जो चित्रकारी करते थे वे ऐतिहासिक रूप से इतिहास एवं काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। क्या करते थे वो? ऐतिहासिक काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियां मीन्स हाथ से लिखते थे। वे जो भी उनका चीजें उपलब्ध होती उस समय, तो उसके ऊपर वे हाथ से लिखाई करते थे और अपनी पांडुलिपियां बनाते थे उस समय के इतिहास के बारे में और काव्य के बारे में। और जब जैसे जैसे यह मुगल साम्राज्य खत्म होते गया, मतलब एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य को पराजय हुआ, यानी कि मुगल साम्राज्य का खात्मा हुआ और मुगल साम्राज्य को हार प्राप्त हुई। उस समय जो भी उनके दरबारी थे जो चित्रकला करते थे, तो वह उनको मुगल दरबार को छोड़कर, मैदानी इलाके को छोड़कर पहाड़ी इलाके में जाने लगे। जब वो पहाड़ी इलाके में गए तो वहां पर उनको आश्रय मिला। और उनका स्वागत किया गया। और वहां पर उन्होंने एक कांगड़ा शैली का आविष्कार किया, कांगड़ा शैली को बनाया। वो कांगड़ा शैली कैसे बनी हुई थी? रंगों से बनी हुई थी, हरा, नीला। कौन सी शैली थी? कांगड़ा शैली। ये कुछ रंगों से मिली बनी थी, हरा, नीला और कोमल रंगों। वो मतलब चित्रकारों ने इसका विकास कैसे किया था? हरा, नीला और कोमल रंगों से इसका विकास किया था। और इसके अंदर वैष्णव परंपरा के बारे में स्थित किया था। मतलब उस समय वैष्णव परंपरा चल रही थी और उन्होंने एक चित्रकारी की थी, जिसके अंतर्गत हमको पुस्तक के अंदर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, एक चित्र दिखाई दे रहा है हमें। चित्र 9, कृष्ण, राधा और उसकी सखिया, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। तो जब मुगलों का शासन खत्म हो गया था, उनका राज्य खत्म हो गया था, तो वे अपनी चित्रकारी छोड़कर, अपना दरबार छोड़कर वे मैदानी इलाका छोड़कर पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर उनका स्वागत किया गया और वहां के जो भी राजा थे, जो नए उभरे हुए राजा थे, उन्होंने वहां पर उनका स्वागत किया और उन्होंने एक शैली तैयार की और एक चित्र तैयार किया था। जो चित्र यह था जो पुस्तक के अंदर
है। तो इसके अंदर कृष्ण थे, राधा और उनकी सखिया थी, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा वगैरह था। तो इस कांगड़ा के अंदर क्या था उनका, कृष्ण की तस्वीर थी, उनकी सखियों की तस्वीर थी आसपास खड़ी हुई, राधा थी, राधा की तस्वीर थी। और कांगड़ा शैली में इन्होंने ये चित्र बनाया था। कांगड़ा शैली के अंदर ये चित्र उन्होंने बनाया था जब वे मुगल दरबार छोड़कर जो नए उभरे हुए राज्य थे, मतलब जब एक राज्य का प्रस्थ किया जाता है, राज्य पराजय होता है, उस समय कोई दूसरा राजा का निर्माण होता है, दूसरे राज्य का निर्माण होता है। तो उसी समय ये दरबार छोड़कर वो दूसरे राजा के दरबार में अपनी चित्रकारी करने लगे। वहां पर उनका स्वागत भी किया गया और उन्हें इज्जत दी गई और उनकी चित्रकारी का भी मान किया गया, रखा गया। तो उन्होंने कांगड़ा शैली का उपयोग किया, वहां पर कांगड़ा शैली बनाया जो एक रंगों से बनी हुई थी, नीला, हरा और कोमल रंगों से उन्होंने एक कांगड़ा शैली बनाई। कांगड़ा शैली में एक चित्र तैयार किया था जिसके अंदर कृष्ण भगवान और उनकी सखिया और राधा जी की तस्वीर स्थित थी। तो ये तस्वीर कांगड़ा शैली के अंदर बनाई गई थी। तो हमने देखा है ये संरक्षकों के लिए चित्रकारी किस तरह की गई थी। इसके बाद में हम देखेंगे बंगाल नजदीक नजर। यही है हमारा दूसरा पॉइंट। बंगाल नजदीक से एक नजर। नजदीक से एक नजर। बंगाल यह नजदीक से एक नजर, ये हमारा एक मुद्दा है, मुद्दा क्रमांक 6। बंगाल के अंदर जाहिर सी बात है, बंगाल है तो बंगाल के अंदर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भाषा बंगाली ही होंगी, जैसे उड़ीसा की भाषा उड़िया होती है, उड़िया है। हम उसकी भाषा राज्य के नाम से ही भाषा का नाम का अनुमान लगाते हैं कि ये उड़िया रियासत का है तो उसकी भाषा उड़िया है। वो पंजाब का है तो उसकी भाषा पंजाबी है। अब यह बंगाल है तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि इसकी भाषा बंगाली है। तो यहाँ पर बंगाल भाषा में बंगाली भाषा बोली जाती थी, परंतु बंगाली भाषा पे सबसे ज्यादा असर संस्कृत का था। मतलब बंगाली भाषा संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती थी। मतलब कहा जाता था कि बंगाली भाषा के ऊपर संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था उस समय। कारण यह था कि वो वहाँ उस समय जब राज्य था तो उस राज्य में संस्कृत संबंधी राज्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। मतलब जब शासन चल रहा था तो उस समय संस्कृत संबंधी जो भी भाषा होती थी, संस्कृत से संबंधित उन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और उसी भाषा का प्रभाव बंगाली भाषा में पड़ा था। इसलिए कहा जाता है कि बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। तो जब बंगाली भाषा का प्रभाव संस्कृत भाषा का प्रभाव बंगाली भाषा में पड़ा था, तो इसके अंदर बंगाली भाषा का और संस्कृत भाषा का बहुत सारा मिश्रण था। और जब 8वीं शताब्दी में पाल शासकों का शासन का और राज्य का उदय हुआ, पाल शासकों का पाल शासक 8वीं शताब्दी में। आठवीं शताब्दी में पाल शासकों के राज्य का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी के अंदर पाल जो भी शासक थे उन्होंने अपने राज्य का उदय किया और इसका कार्यकाल 14 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक के चलता रहा। इनका शासन काल कब से कब तक चला? 14 शताब्दी से 16 शताब्दी तक।
पाल शासकों का राज्य 14 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक के चलता रहा। उसके बाद में 1886 में बंगाल का राज्य का बंगाल प्रदेश को अकबर बादशाह ने जीता। जो मुगल राज्य साम्राज्य के बादशाह थे अकबर, अकबर ने क्या किया था, बंगाल प्रदेश को जीत लिया था। अठारह सौ छियासी में शताब्दी में 1886 में बंगाल राज्य को अकबर ने जीत लिया था। और बंगाल की भाषा वैसे तो इनकी भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाल राज्य के कारण वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बंगाली बनी। इनकी मतलब इनकी जो भाषा थी, मुगलों की भाषा थी फारसी, लेकिन बंगाल राज्य की भाषा कौन सी थी, बंगाल थी। तो इसीलिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में बंगाल को ही माना गया और क्षेत्रीय भाषा बंगाल को ही घोषित किया गया उस समय। और जब संस्कृत भाषा में एक महाकाव्य लिखा गया था, जिसके अंदर सभी देवी देवताओं के संदर्भ में लिखा हुआ था। उस समय के कार्यकाल के अंतर्गत जो भी देवी देवता थे, जिन्हें भी लोग वो स्थायी लोग जो देवी देवताओं को मानते थे, उनके बारे में संस्कृत का एक महाकाव्य था, जिसका अनुवाद बंगाली भाषा में किया गया था। इसका अनुवाद क्या में किया गया था, बंगाली भाषा में, संस्कृत ग्रंथ का। संस्कृत भाषा का ग्रंथ जिसका अनुवाद बंगाली भाषा में किया गया था। और जब अकबर बादशाह ने यह राज्य जीता था, बंगाल राज्य, तो उस राज्य का नाम क्या रखा था, सूबा। मतलब 1400 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक के पाल शासकों का राज्य रहा बंगाल पर। और 8वीं शताब्दी में इनका आक्रमण हुआ। जब 8वीं शताब्दी में इन्होंने आक्रमण किया तो अपना राज्य स्थापित किया और अपना राज्य 14 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक के चलाया। उसके बाद में 1886 शताब्दी में अकबर ने बंगाल को जीता और वहां पर अपना शासन स्थापित किया और उस बंगाल का नाम सूबा रखा और वहाँ की भाषा फारसी क्षेत्रीय भाषा घोषित किया। मतलब फारसी भाषा थी इनकी और उन्होंने बंगाल राज्य होने के कारण उनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा बंगाली घोषित किया था। तो ये हमने देखा बंगाल नजदीक से एक नजर। इसके पहले हमने देखा संरक्षकों के लिए चित्रकला, किस तरह संरक्षकों के लिए चित्रकला की गई थी। जो भी उनके रक्षक थे, उनके आश्रयदाता थे, उनके लिए लघु चित्र को चित्रित किया गया था। और एक शैली बनाई गई थी। जब मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया था, उनको पराजय मिली थी, तो उन्होंने अपनी दरबार छोड़कर जो नए राजे उभरे थे उनके दरबार में जाकर अपनी चित्रकारी की और वहाँ पर उनका सम्मान किया गया। वहाँ पर उनको मतलब उनको आश्रय दिया गया। उसके बाद में हमने देखा है कि बंगाल की एक नज़र करीब से, तो बंगाल के ऊपर किस तरह मुगलों ने राज किया और उस पाल शासक ने आकर अपना शासन स्थापित किया 8वीं शताब्दी में। और 14 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक के उसने अपना कार्यकाल किया। 1886 में बंगाल राज्य को अकबर ने जीता और अपना शासन स्थापित किया और उस सूबे का नाम उस बंगाल का नाम सूबा रखा।
और इसी काल के अंतर्गत संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य था जिसका अनुवाद बंगाली भाषा में किया गया था और उसके अंदर सभी देवी देवताओं के संदर्भ में लिखा हुआ था। मतलब जो भी उस समय के स्थानीय देवी देवता थे उनके संदर्भ में लिखा हुआ था, उनकी परंपराओं के बारे में लिखा हुआ था। यह सब हमने क्षेत्रीय संस्कृति के अंतर्गत, क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के अंतर्गत देखा है। तो हमारे इसके अंतर्गत 7 पॉइंट हो चुके हैं। इसे आगे का हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। आपके लिए गृह पाठ है। अठारह 86 में बंगाल पर किसने जीत हासिल की? जीत हासिल की थी और बंगाल का नाम क्या रखा? क्या ग्रह पाठ आपके लिए? 1886 में बंगाल पर किसने जीत हासिल की थी और उसका सूबे का नाम क्या रखा था? मतलब जब उसने जीत हासिल की थी तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस आए थे, यह सब आपके लिए ग्रह पाठ है। ठीक है, धन्यवाद।